हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th कॉमर्स का जर्नल एंट्री का नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम योर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन, राइट। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में से फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप भी ओपन करो, राइट। तो आज हम क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके हिसाब से फॉर्मेट रेडी करते हैं एंड फिर एक एक करके हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, राइट। तो अभी डिस्कशन हमारा होगा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किए थे, हर एक ट्रांजैक्शन को पढ़ा, उसके सेग्रीगेट किए दो एलिमेंट्स, राइट, कि क्या आ रहा है या फिर क्या जा रहा है। फिर एलिमेंट सेग्रीगेट करने के बाद हमने डेबिट क्रेडिट किया, तो हमने पहले सारे एंट्रीज को सेग्रीगेट किया, फिर जर्नल एंट्रीज पे गए। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम वैसा नहीं करने वाले। आज से हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, उसका डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करेंगे और इमीडिएटली जर्नल एंट्री देंगे। इज इट क्लियर? तो लेट्स सी कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है। तो फर्स्ट लाइन पर वो कह रहे हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। तो किसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज देनी है, किसके ट्रांजैक्शंस को हमें जर्नलाइज करना है, तो हमें अशोक जनरल स्टोर्स के ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है। कौन से मंथ के लिए, तो उन्होंने आपको दिया है 2019 में। तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बनाते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स निकालो, राइट। तो हमें करना है, जर्नलाइज करना है ट्रांजैक्शंस को, मतलब हमें जर्नल एंट्री का फॉर्मेट या जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं इस प्रकार फॉर्मेट रेडी करूंगा, ऊपर में लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूं जर्नल, फिर मेरा कॉलम है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज। तो ये सबका फॉर्मेट रेडी है इस प्रकार। जर्नल एंट्रीज देने से पहले एक चीज और याद रखो, वो ये है कि आपको क्वेश्चन में जो डेट बताई है वो है 2019 में, या ईयर एंड मंथ बताया है 2019 में। तो मैं क्या कर रहा हूं, डेट कॉलम में फर्स्ट रो पे मैं लिख रहा हूं 2019 और उसके नीचे लिख रहा हूं मे। सो नथिंग बट हम जितने भी ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज कर रहे हैं वो 2019 मे के लिए है, राइट। तो आपको बार बार पूरा मंथ एंड ईयर लिखने की जरूरत नहीं, बस हम उसके नीचे 1 2 3 4 इस प्रकार से डेट लिखेंगे, राइट। चलो, तो सबका फॉर्मेट बन गया। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं, उनका डेबिट क्रेडिट डिस्कस करते हैं, इमीडिएटली उसका जर्नल एंट्री दे देते हैं, राइट। तो पहला ट्रांजैक्शन वो कह रहे हैं, रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। तो आपको 5,000 रुपये मिले, तो क्या मिला, 5,000 मिले मतलब क्या मिला, तो 5,000 आपको कैश मिला, बड़ा ऑब्वियस है कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं है कि आपको क्या मिला है, उन्होंने ऐसे नहीं बोला रिसीव्ड कैश, बट रिसीव 5,000 मिले मतलब 5,000 क्या मिले, उन्होंने ये बोला है क्या रिसीव 5,000 रुपीज़ के गुड्स, या उन्होंने ये क्या है क्या रिसीव 5,000 का फर्नीचर। दे आर जस्ट सेइंग रिसीव 5,000 मतलब हमें 5,000 रुपये यानी कि 5,000 रुपये कैश मिली, राइट। तो माई फर्स्ट एलिमेंट इज कैश, कैश आ रही है मेरे पास, राइट। अब ये कैश मुझे मिली, बट इसके बदले में मैं कुछ दे रहा हूं क्या किसी को, द आंसर इज नो। वो बोल रहे कि बस आपको राम ने पैसे दिए ऑन बिहाफ ऑफ भरत, मतलब मेरे पास कैश आई, कैश मेरे जेब में आई, बट मेरे उस पैसे के बदले में मैंने कुछ दिया नहीं, या मैंने कुछ उसके बदले में सामने वाले पार्टी को हैंड ओवर नहीं किया, राइट। तो सिंपली मेरे पास कैश आई, तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज कैश एंड वो आ रही है, तो हम रूल क्या अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रही है तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये सबको क्लियर है, पहला एलिमेंट। अब ये दे कौन रहा है, ये दे रहा है राम, बट राम अपने खुद के पैसे आपको नहीं दे रहा है, वो भरत के पैसे आपको दे रहा है। क्या कहा उन्होंने, राम ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ भरत। इट इज लाइक राम इज जस्ट द कैरियर। ये पैसे भरत ने राम के हाथ में दिए और कहा कि आपको दे के जाओ, राइट। आपको भरत से कुछ पैसे आने थे, राम इसी एरिया में आने वाला था, भरत को टाइम नहीं है आपके पास आने के लिए, तो भरत ने राम को कहा कि अगर तुम उस एरिया में जा रहे हो तो ये अशोक जनरल स्टोर में 5,000 रुपये छोड़ के आ जाओ, राइट। तो भरत ने क्या किया, राम को 5,000 रुपये दिए, राम आपके स्टोर में आया एंड आपके हाथ में 5,000 रुपये रख के चला गया और आपको कहा कि ये भरत ने भेजे हैं, राइट। राम क्या कहेगा, राम बोलेगा ये भरत ने भेजे हैं। राम इज जस्ट द कैरियर, राम बस भरत के पैसे लेके आ रहा है और आपको दे रहा है। तो हमारे अकाउंटिंग में राम कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, हमारे अकाउंटिंग में हम अपोजिट पार्टी का नाम लिखेंगे एज भरत। आपके पास कैश आई, कैश इज डेबिट। अब ये दे कौन रहा है, तो ये भरत दे रहा है, राइट। किसके हाथों भेज रहा है, राम के हाथों भेज रहा है। राम इज द गिवर, बट राम अपने पैसे आपको नहीं दे रहा है, राम भरत के पैसे आपको दे रहा है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो यहां पर हमारे दो एलिमेंट क्या है, कैश मेरे पास आ रही है तो कैश इज द फर्स्ट एलिमेंट।
तो कैश को मैं डेबिट कहूंगा। अगर कैश डेबिट है तो ऑटोमेटिकली भरत विल बी क्रेडिट। ये वाला लॉजिक हमेशा फॉलो करो, जर्नल एंट्री आपका कभी गलत नहीं बनेगा, राइट। कि कैश मेरे पास आ रहा है, ऑलवेज थिंक कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, उसके हिसाब से पहले डेबिट है या क्रेडिट है सेग्रीगेट करो। डेबिट या क्रेडिट मिल गया तो जो सेकंड एलिमेंट है वो उसको ऑपोजिट बनेगा, एज सिंपल एज दैट। अगर एक एलिमेंट डेबिट है तो उसको ऑपोजिट एलिमेंट क्रेडिट बनेगा, अगर आपको जो पहला एलिमेंट है वो क्रेडिट है तो उसको ऑपोजिट एलिमेंट डेबिट बनेगा, एज सिंपल एज दैट। यही लॉजिक पे जर्नल एंट्रीज पास करो तो हमेशा सही बनेगी। तो यहां पर मेरे पास कैश आई तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मैं कैश को डेबिट कहूंगा। एंड ये मुझे दे कौन रहा है, ये मुझे भरत दे रहा है तो मैं भरत को क्रेडिट कहूंगा। तो अगर मेरा कैश डेबिट है भरत क्रेडिट है तो अगर मैं उसका जर्नल एंट्री लिखूंगा तो मेरा जर्नल एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू भरत अकाउंट 5000। इज इट क्लियर? तो जर्नल एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू भरत 5000 डेबिट कॉलम में 5000 क्रेडिट कॉलम में। एंड नीचे में नरेशन लिखूंगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम भरत। राम का अगर आपने नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा, या यू कैन राइट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत, राइट। ऐसा भी लिख सकते हो, जस्ट यू कैन राइट बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम भरत या बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है। चलते हैं ऑन दी 4th डेट या नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 4 तारीख यानी कि 4 में है, राइट। हाँ, अभी जो हमने जर्नल एंट्री दी वहां पर मैंने क्या लिखा, पहले डेट में 1 लिखा, 1 यानी कि दिस May 1st, राइट। तो 1st May की ये ट्रांजैक्शन थी। अब हम चलते हैं ऑन दी 4th May की ट्रांजैक्शन। तो 4th May को वो कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। वेरी सिंपल, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे कैश पे किया। इज इट क्लियर? सिंपल, गुड्स खरीदे एंड कैश पे किया। तो गुड्स आ रहे हैं, कैश जा रही है। इज इट सिंपल? गुड्स आर कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। तो गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स हम खरीद रहे हैं तो मैं लिखूंगा गुड्स के जगह परचेस अकाउंट। मैं क्या कहूंगा, गुड्स के जगह परचेस अकाउंट। गुड विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड परचेस्ड अकाउंट। अब इन गुड्स या परचेस अकाउंट को मैं क्या कहूंगा, डेबिट। क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, मैं गुड्स खरीद रहा हूं यानी कि परचेस अकाउंट इज डेबिट। एंड उसके बदले में मैं कैश दे रहा हूं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज कैश अकाउंट क्रेडिट। या सिंपल, परचेस डेबिट है तो कैश इज क्रेडिट, राइट। हमारा वाला लॉजिक कि गुड्स आ रहे हैं गुड्स डेबिट एंड कैश जा रही है कैश क्रेडिट। इज इट क्लियर? तो एक एलिमेंट बना गुड्स अकाउंट, उसे हम परचेस अकाउंट कहेंगे और वो हमारे लिए बन गया डेबिट। एंड कैश अकाउंट इज आवर सेकंड एलिमेंट जिसे हम कहेंगे क्रेडिट। तो इन्हीं को जब मैं जर्नल एंट्री में लिखूंगा तो मेरी जर्नल एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट कॉलम में 55,000, क्रेडिट कॉलम में 55,000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश। नरेशन में यू कैन राइट गुड्स, राइट। तो नरेशन में मैं लिख रहा हूं बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन दी 8th या 8 तारीख की ट्रांजैक्शन। पेड फॉर सैलरी 8,000। वेरी सिंपल, पेड फॉर सैलरी 8,000। मैंने सैलरी के लिए 8,000 रुपए पे किए। क्या पे किया? इफ आई एम पेइंग समथिंग मतलब आई एम पेइंग कैश। तो मेरे पास से कैश जा रही है तो कैश इज माय फर्स्ट एलिमेंट, यस और नो। अब ये कैश मैं किस लिए पे कर रहा हूं? फॉर सैलरी। जो मेरे एम्प्लॉयज है, जो मेरे वर्कर्स है, मैं उनको कैश दे रहा हूं और उनको कह रहा हूं कि ये आपके इस महीने की सैलरी रखो, राइट। तो कैश जा रही है तो कैश इज क्रेडिट, बट फॉर व्हाट? फॉर सैलरी, है कि नहीं। तो सैलरी ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, डेबिट बनेगा। तो एक एलिमेंट है कैश अकाउंट, दूसरा एलिमेंट इज सैलरी अकाउंट। कैश अकाउंट अगर क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली सैलरी अकाउंट मेरे लिए बन गया डेबिट। तो मेरा पहला एलिमेंट है कैश, जा रही है क्रेडिट, एंड दूसरा किस लिए पे कर रहा हूं, सैलरी। अगर कैश क्रेडिट है तो सैलरी ऑटोमेटिकली डेबिट बन गया, राइट। तो अगर कैश क्रेडिट है सैलरी डेबिट है तो मेरी जर्नल एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आएगी 8,000 डेबिट कॉलम में, 8,000 क्रेडिट कॉलम में, एंड मैं नरेशन लिखूंगा बीइंग कैश पेड फॉर सैलरी या सिंपली बीइंग सैलरी पेड, एज सिंपल एज दैट, राइट। आगे बढ़े, चलते हैं ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 12 तारीख क्या दिया उन्होंने 12 तारीख को, तो वो कह रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ₹30,000 ऑन क्रेडिट, राइट। तो इट इज वेरी क्लियरली वो कह रहे हैं कि आपने गुड्स खरीदे, गणेश से खरीदे। कितने रुपए के खरीदे, 30,000 के खरीदे। कैसे खरीदे, क्रेडिट पे खरीदे। तो फर्स्ट एलिमेंट गुड्स खरीद रहे हो मतलब गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स अकाउंट इज माई फर्स्ट एलिमेंट। गुड्स के जगह मैं वर्ड क्या यूज करूंगा, परचेस अकाउंट। गुड्स अब मैं खरीद रहा हूं ना, तो गुड्स जब मैं खरीदता हूं तो गुड्स के जगह मैं रिप्लेस क्या करूंगा, गुड्स को विद द वर्ड परचेसेस। तो गुड्स के जगह आई यूज द वर्ड परचेस अकाउंट, राइट। अब ये मैं किससे खरीद रहा हूं,
तो मैं खरीद रहा हूँ गणेश से, बट मैंने गणेश को पैसे दिए क्या? आंसर इज नो। तो मैं क्या करूंगा, गणेश का नाम अपने अकाउंटिंग में लिखूंगा क्योंकि ऑन क्रेडिट है, यानी कि उधारी है, ऑन क्रेडिट, राइट। जब भी ट्रांजैक्शन में ऑन क्रेडिट आएगा तो ये डेबिट क्रेडिट, हमारे अकाउंटिंग वाला डेबिट क्रेडिट नहीं है। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार वाले ट्रांजैक्शन, हम क्रेडिट पे माल बेच रहे हैं, इट इज ऑन क्रेडिट, वी आर गिविंग इट ऑन क्रेडिट, गेटिंग इट। तो यहां पर मेरा पहला एलिमेंट बना परचेस अकाउंट, गुड्स अकाउंट यानी कि परचेस अकाउंट, एंड दूसरा एलिमेंट बन गया गणेश अकाउंट। परचेस अकाउंट इज माई डेबिट क्योंकि मैं गुड्स खरीद रहा हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड गणेश अकाउंट इज क्रेडिट, ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया। देखो, गुड्स परचेस इज डेबिट, अगर परचेस डेबिट है तो ऑटोमेटिकली गणेश इज क्रेडिट। तो मैं इसे अगर जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करूंगा तो मेरी 12 तारीख की जर्नल एंट्री बन जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट या परचेसेस अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। डेबिट कॉलम में आई विल राइट 30,000, क्रेडिट कॉलम में आई विल राइट 30,000, एंड नीचे नरेशन लिखूंगा बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम गणेश या बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम गणेश, राइट। तो जो ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड, क्लोज रिलेटेड आपको नरेशन लिखना है, राइट। तो ये हमारा 12 तारीख तक हो गया। 12 तारीख के बाद अगली डेट है 17th, तो 17 तारीख की ट्रांजैक्शन वो दे रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस नेहा या मिसेस नेहा ₹60,000 ऑन क्रेडिट। तो जो अभी वाली हमारी 12 तारीख की ट्रांजैक्शन थी, एग्जैक्टली उल्टा 17 तारीख की ट्रांजैक्शन है। क्या कह रहे हैं वो 17th को? तो वो कह रहे हैं कि आपने मिसेस नेहा को 60,000 रुपीज़ के गुड्स उधार बेचे। कितने रुपए के गुड्स उधार बेचे? 60,000 रुपीज़ के गुड्स उधार बेचे, मतलब गुड्स आर गोइंग आउट, मैं गुड्स बेच रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट बन गया गुड्स अकाउंट, है कि नहीं। अब गुड्स अकाउंट को मैं रिप्लेस करूंगा बाय द वर्ड सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स आर गोइंग आउट मतलब मैं गुड्स बेच रहा हूँ। क्या कहा उन्होंने? सोल्ड टू मिसेस नेहा, मतलब मैं गुड्स बेच रहा हूँ। तो कैन आई यूज द वर्ड गुड्स? नो, उसे मैं रिप्लेस करूंगा बाय द वर्ड कॉल्ड सेल्स अकाउंट। ये हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी, 2-3 बार हमने डिस्कस किया है, राइट, कि जब हम गुड्स बेचते तो उसे हम सेल्स कहते हैं। तो गुड्स आर गोइंग आउट, तो गुड्स इज माय फर्स्ट एलिमेंट जिसे मैं रिप्लेस करूंगा बाय द वर्ड सेल्स अकाउंट, राइट। अब मैं गुड्स किसे बेच रहा हूं? तो मैं नेहा को बेच रहा हूं। अब नेहा ने पैसे दिए क्या? आंसर इज नो। अगर नेहा ने पैसे दिए होते तो मेरा सेकंड एलिमेंट कैश बनता, क्योंकि पैसा आया, गुड्स गए, बट मैं नेहा को ऑन क्रेडिट दे रहा हूं, मतलब उधार बेच रहा हूं, मतलब नेहा ने मुझे पैसे पे नहीं किए, सो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसलिए मैं क्या करूंगा अपने अकाउंटिंग में, सेकंड एलिमेंट एज ऑपोजिट पार्टी का नाम लिखूंगा। तो फर्स्ट एलिमेंट बन गया सेल्स अकाउंट, सेकंड एलिमेंट बन गया नेहा अकाउंट। इज इट क्लियर? अब डेबिट क्रेडिट किसे कहूंगा? तो वेरी सिंपल, गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स क्रेडिट, यानी कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट, है कि नहीं। एंड अगर गुड्स या सेल्स क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली नेहा क्या बन गई? डेबिट। गेटिंग इट? मैं कैसे सोच रहा हूँ, गुड्स जा रहे हैं इस क्रेडिट, मैं पहला रूल बस याद रख रहा हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट, रियल अकाउंट का रूल। बट अगेन आई एम नॉट रिमेंबरिंग रियल अकाउंट, मैं बस जस्ट फॉलो कर रहा हूँ, आ क्या रहा है, जा क्या रहा है, तो मैं गुड्स दे रहा हूँ, गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स इज क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट। अगर सेल्स क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली नेहा या मिसेस नेहा मेरे लिए क्या बन गई? डेबिट बन गई। इज इट क्लियर? तो इसी को मैं जब जर्नल में लिखूंगा तो मेरी जर्नल एंट्री 17 तारीख की बन जाएगी, मिसेस नेहा अकाउंट डेबिट या नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000। नीचे नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस नेहा या बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस नेहा या बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इतना भी चलेगा, राइट। तो नरेशन तक हो गया सबका, या 17th ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हुई। आप सब लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो। अगर मेरा स्पीड आपको ज़्यादा लग रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके वो एंट्री कंप्लीट करो, नरेशन कंप्लीट करो, फिर प्ले करो, राइट। गेटिंग इट? आपको क्लास में ऑप्शन नहीं होता है, सर कुछ और पढ़ा रहे हो, आप कहीं और हो, बट ये आपको वीडियो लेक्चर में अवेलेबिलिटी है। एंड अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रिवाइंड करके फिर से देख भी सकते हो, है कि नहीं, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20th, राइट। क्या दी है ध्यान से समझो, राइट, या सुनो क्या कह रहे हैं। परचेस्ड machinery of ₹80,000 at 12% GST and amount paid by check। क्या कह रहे हैं? आपने मशीनरी परचेज की, कितने रुपए की? 80,000 रुपीज की, एट द रेट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक, राइट। अब इसकी एलिमेंट हम बाद में सोचते हैं, पहले वो कह रहे हैं कि आपने मशीन खरीदा एट 12% GST, तो व्हाट इज GST उसे हम समझते हैं, राइट, और फिर से इस ट्रांजैक्शन पे आते हैं, राइट। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि GST क्या होता है, राइट। तो GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST इज व्हाट? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। तो अभी गुड्स एंड सर्विस को थोड़ा साइड में रखते हैं, लेट अस डिस्कस व्हाट इज टैक्स।
तो टैक्स वर्ड तो आई थिंक सबने सुना हुआ है, सबको पता है टैक्स। तो टैक्स बेसिकली होता क्या है? टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। टैक्स क्या है? टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट? टैक्स गवर्नमेंट का आमदनी है। टैक्स इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट, राइट। अब जैसे कि आपका एग्जांपल लेते हैं, आप दुकान चला रहे हो, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जो सामान आप बेच रहे हो उसे बेच के आपको पैसे मिलेंगे, फिर उन्हीं पैसों से आप दुकान के खर्चे चलाओगे, जो सामान खरीदा है उसके पैसे दोगे, रेंट पे करोगे, सैलरी पे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे। तो इन सारे खर्चों के लिए आपको पहले सामान बेच के सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा, यस और नो। या अगर आपके पेरेंट जॉब कर रहे हैं तो जॉब करके दे आर गेटिंग सैलरी, तो सैलरी इज देयर सोर्स ऑफ इनकम। उन्हीं इनकम सोर्स में से वो क्या कर रहे हैं? अपने घर चलाने के खर्चे, है कि नहीं? लाइक पेट्रोल का खर्चा, बिजली का बिल, अगर कोई ईएमआई है तो उन्हें पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस के पैसे पे कर रहे हैं, आपके कोचिंग की पैसे पे कर रहे हैं, आपके कॉलेज की पैसे पे कर रहे हैं, आपके स्कूल की फीस पे कर रहे हैं। सो दे आर पेइंग द मनी, राइट। तो पैसा अगर आप पे कर रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई इनकम सोर्स होना ही चाहिए। तो सेम इज विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज रनिंग द होल कंट्री, पूरे कंट्री को चला रही है। गवर्नमेंट का काम क्या है? कंट्री को रन करना, कंट्री को चलाना, कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करना, राइट। डिफेंस है कि नहीं? देन हमें सैटेलाइट लॉन्च करने होते हैं, रोड्स बनाने पड़ते हैं, डैम्स बिल्ड करने पड़ते हैं, एयरपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये सारे काम गवर्नमेंट कर रहा है। अब ये सारे काम अगर गवर्नमेंट को करना है तो गवर्नमेंट शुड हैव सर्टन रेवेन्यू, सर्टन इनकम। तो ये इनकम उनके पास कहाँ से आएगा? आर दे सेलिंग समथिंग, राइट। वो कोई दुकान चला रहे हैं क्या, है कि नहीं? कि 2 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेचा। आर दे डूइंग दैट? नो। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट? द रेवेन्यू सोर्स फॉर गवर्नमेंट और द इनकम सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इज टैक्स। टैक्स इज द प्राइमरी, वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम। अब वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है। किससे कलेक्ट करती है? फ्रॉम सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अगर हम इंडिया में है तो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन से टैक्स कलेक्ट करेंगे, है कि नहीं? किस प्रकार टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं या किस प्रकार टैक्स कलेक्ट करते हैं? तो गवर्नमेंट बेसिकली 2 प्रकार से टैक्स को कलेक्ट करती है, द डायरेक्ट वे एंड इनडायरेक्ट वे, राइट। अब डायरेक्ट वे का मतलब है कि गवर्नमेंट आपसे पैसा नहीं मांगने आती है, आप खुद होके गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हो, राइट। सो दे आर नॉट डिमांडेड, यू पे इट ऑन योर ओन। लाइक आपके पेरेंट्स अगर पैसे कमा रहे तो दे आर पेइंग इनकम टैक्स, वो ऑन देयर ओन, वो गवर्नमेंट को बताते हैं मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मेरे इनकम का ये इतना टैक्स है, एंड दे पे इट टू द गवर्नमेंट्स ट्रेजरी ऑन देयर ओन, राइट। वो खुद से जाके गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेस विच इज पेड टू द गवर्नमेंट ऑन योर ओन। गवर्नमेंट को पता है कि ये मुझे मिस्टर एबीसी पे कर रहा है, ये उसका पैन नंबर है, ये उसका एड्रेस है, ये उसका मोबाइल नंबर है, तो गवर्नमेंट को पता है कि ये मिस्टर ए ने पैसे पे किए हैं, राइट, फॉर दिस पर्पज। तो गवर्नमेंट को पता है कि कौन पैसा दे रहा है। दोस ऑल टैक्सेस आर डायरेक्ट टैक्सेस। की डायरेक्टली आप जाके गवर्नमेंट को बोलते हो ये मेरा टैक्स लो, मेरा इनकम 10 लाख है, 10 लाख का 2 लाख रुपया टैक्स बनता है, ये मेरा 2 लाख रुपया टैक्स ले लो। सो इट बिकेम डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्टली मीन्स विच आर डायरेक्टली पेड बाय यू टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट नोज हु इज द टैक्स पेयर, उसके पास टैक्स पेयर की डिटेल्स है, राइट। तो इस प्रकार के टैक्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, राइट। अगेन हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। अब हम जाते पढ़ते समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑल दोस टैक्सेस व्हिच यू आर पेइंग बट यू ओनली डोंट नो, राइट। या द गवर्नमेंट डोंट नो कि हु इज एग्जैक्टली पेइंग दिस टैक्स। जो आप पे कर रहे हो गवर्नमेंट को मिल रहा है, बट आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हो, बीच में कोई है। इसका एग्जाम्पल इज, आप अगर रेस्टोरेंट पे खाना खाते हो तो जब रेस्टोरेंट का खाने का बिल आता है तो उस बिल में देयर इज जीएसटी, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यू पे दोस टैक्स टू द रेस्टोरेंट ओनर। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने वड़ा सांभर खाया, वड़ा सांभर था 100 रुपए का, उस पर उन्होंने 5 रुपीज जीएसटी चार्ज किया, मतलब यू आर पेइंग 105 टू द रेस्टोरेंट ओनर। मतलब आपने 100 रुपए, आपने जो खाना खाया, वड़ा सांभर खाया, उसके 100 रुपए दिए, प्लस 5 रुपए आपने जीएसटी के दिए। बट ये 5 रुपए आपने किसे दिया? आपने रेस्टोरेंट ओनर को दिए। अब रेस्टोरेंट ओनर क्या करेगा? 100 रुपए अपने साइड में रखेगा, जो 5 रुपए आपने एज अ टैक्स दिया है वो जाके गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करेगा। अब जब वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करेगा तो ये नहीं बताएगा कि 5 रुपए उसने किससे कलेक्ट किया है, राइट। वो बताएगा कि मैंने वड़ा सांभर बेचा, ये 5 रुपए उसके, ये 5 रुपए आप टैक्स करो। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग वहाँ उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। तो जिन जिन से उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया वो पूरा टोटल जीएसटी वो जाके गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करेगा। वो कहेगा कि मैंने पूरे महीने में या 3 महीने में या पूरे साल में इतने डिश बेचे, राइट। ये उसका जीएसटी कलेक्शन है, मैं गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? आप जाके गवर्नमेंट को नहीं पे करेगा, आप गवर्नमेंट को नहीं बोलेगे कि यार आज मैंने वड़ा सांभर खाया, ये मेरे 5 रुपया जीएसटी लो,
नहीं, यू आर पेइंग इट टू समबडी एंड दैट पर्सन इज पेइंग इट टू द गवर्नमेंट. ऑल दोज टैक्सेस विच यू आर पेइंग इनडायरेक्टली, राइट. इनडायरेक्टली मतलब क्या कि जो गवर्नमेंट को मिल रहा है आप दे रहे हो बट थ्रू सम मीडिएटर, राइट. लाइक अगर आप मूवी थिएटर में जाओगे, मूवी देखोगे तो मूवी का जो टिकट है उसमें भी जीएसटी लगता है कि नहीं. तो आप मूवी थिएटर वाले को दे रहे हो, इससे मान लो 300 रुपये की टिकट है, उसमें उन्होंने 40, 50 या 60 रुपीज़ जीएसटी चार्ज की आपको, तो ये पेइंग 360 रुपीज़ टू दी थिएटर ओनर, या जो टिकट काट रहा है उनको पे कर रहे हैं कि नहीं. टिकट की कीमत है 300 रुपया, 60 रुपीज़ इज द जीएसटी फॉर एग्जाम्पल. तो मूवी थिएटर वाला ओनर क्या करेगा, 300 रुपये रखेगा एंड 60 रुपये जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा. वो बोलेगा कि मैंने पूरे साल में इतने रुपए कलेक्ट किए बाय सेलिंग द टिकट ऑफ द मूवीज, राइट. ये मेरा पैसा है और ये आपका जीएसटी है, वो जाके जीएसटी गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करेगा. आप गवर्नमेंट को जाके नहीं बोलोगे कि इस महीने मैंने 4 मूवीज देखी, ये 4 मूवीज का जीएसटी लो, नहीं. सो जीएसटी इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्सेस विच यू आर पेइंग टू समबडी एल्स, एंड जिस पर्सन को आप पे कर रहे हो उसे गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाके जमा करना है. इज इट क्लियर? बेसिकली टैक्सेस के 2 पार्ट्स है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. इट इज वेरी वास्ट. तो हम डायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पर हम टैक्सेस नहीं पढ़ रहे, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं. तो हम फिर से आते हैं ऑन आवर मेन पॉइंट. तो टैक्स क्या है समझ में आया. टैक्स इज बेसिकली अ रेवेन्यू सोर्स ऑफ गवर्नमेंट. टैक्स के 2 पार्ट्स है. एक है क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स, जो आप खुद होके गवर्नमेंट को पे करते हो. सो ऑल दोस टैक्सेस व्हिच यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट ऑन योर ओन, या गवर्नमेंट को पता है कि आपके बीच में कोई नहीं, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, गवर्नमेंट को बोल रहे हो ये मेरे इनकम का टैक्स है, या ये मेरे प्रॉपर्टी का टैक्स है, या मैंने गाड़ी खरीदी है उसका व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स है. तो आपके और गवर्नमेंट के बीच में देयर इज नोबडी एल्स, राइट. बट व्हेन इट कम टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपके और गवर्नमेंट के बीच में कोई ना कोई रहेगा. दुकानदार रहेगा, रेस्टोरेंट ओनर रहेगा, या पेट्रोल पंप वाला रहेगा. ये सुनो, जब आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो तो पेट्रोल में देयर आर लॉट्स ऑफ अदर टैक्सेस. सो ऑल टैक्सेस जो पेट्रोल के प्राइस में इंक्लूडेड ऑल आर इनडायरेक्ट टैक्सेस. गेटिंग इट? तो आप तो पेट्रोल पंप वाले को दे रहे हो कि भाई 500 रुपये का पेट्रोल मेरे गाड़ी में डाल दो. तो 500 रुपये आपने एग्जैक्टली 500 रुपये पेट्रोल के नहीं पे किए, आप वो 500 रुपये में पेट्रोल के पैसे प्लस टैक्सेस ऐसा पेट्रोल पंप वाले को दे रहे हो. तो आपको पता ही नहीं कि उस 500 रुपये में टैक्सेस कितने हैं, इनडायरेक्ट है. आपको उसका हिसाब नहीं रखना है, राइट. आपको उसका कैलकुलेशन किसी को नहीं दिखाना है. हाँ, बट जो पेट्रोल पंप ओनर जितना टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है आपसे, ही हैज टू पे टू द गवर्नमेंट्स ट्रेजरी. गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाके वो जितना जीएसटी या जितना टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है वो जमा करेगा. वो ये नहीं बताएगा कि एबीसी आके 500 रुपये का पेट्रोल डाल के गया, ये 500 रुपये उसका टैक्स है. उसको बताने की भी जरूरत नहीं. वो बस बोलेगा कि मैंने इस साल इतना टैक्स कलेक्ट किया, ये ले लो, राइट. किससे कलेक्ट किया उसे बताने की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस. अगर आप नॉर्मली दुकान में भी जाते हो, अगर आप मैगी का पैकेट खरीदते हो, से 20 रुपीज़ का मैगी का पैकेट है, उसके नीचे आपने देखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. 20 रुपीज़ हैज़ इंक्लूडिंग सम टैक्सेस. कितना टैक्सेस है डू यू नो? नहीं. वो जो मैगी बेचने वाला है 20 रुपीज़, उसे ही पता है कि इस 20 रुपीज़ में से 3 रुपीज़ इज टैक्स. सो इट इज़ इनडायरेक्ट. अब तो 20 रुपीज़ दे क्या है, अब जो ओनर है मैगी का वो क्या करेगा, जिसने वो पैकेट बेचा वो क्या करेगा, अपना पैसा अलग करेगा, टैक्स का पैसा अलग करेगा, टैक्स का पैसा जाके गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करेगा. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट. तो ये सारे टैक्सेस बन गए हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस. हम फिर से बात करते हैं, जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है. तो जीएसटी आपने देखा होगा कि इट इज़ न्यूली लॉन्च, नया टैक्स है, बट स्टिल इट इज़ इंपॉर्टेंट टैक्स. ये टैक्स लगता है ऑन लगभग सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे. गुड्स का मतलब है अगर आप कोई शूज़ बाय कर रहे हो तो शूज़ इज गुड्स, तो इन गुड्स पर भी टैक्स देना है, राइट. सर्विसेज का मतलब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो वहाँ पर आप सर्विस भी बाय कर रहे हो, मतलब आप खाना भी परचेस कर रहे हो, साथ ही साथ रेस्टोरेंट की आप सर्विस भी ले रहे हो, तो यू हैव टू पे टैक्स ऑन दोज सर्विसेज ऑल्सो. या आप उबर या ओला से ट्रैवल कर रहे हो, राइट. तो जब आप उबर या ओला से ट्रैवल करते हो तो आप उनको जो पैसा पे करते हो, इट ऑल्सो इंक्लूड सम और द अदर पार्ट ऑफ जीएसटी. बट वहाँ पर आप कोई गुड्स नहीं खरीद रहे हो, यू आर जस्ट यूजिंग द सर्विस ऑफ दैट टैक्सी, है कि नहीं. तो वहाँ पर, या आप प्लेन से सफ़र कर रहे हो तो एरोप्लेन का जो टिकट है उसमें जीएसटी, अगेन इट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड. या आप प्राइवेट ट्रैवल से कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर हम सर्विसेज यूज़ करें तो इन सर्विसेज पे भी जीएसटी लगता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अगर आप कोई गुड्स खरीदोगे, जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, गोल्ड खरीदा, है कि नहीं, ज्वेलरी खरीदी, तो इन सब पर भी जीएसटी लगता है. या आपने कोई मशीनरी खरीदी तो गुड्स, बट आपने उसके साथ साथ कोई सर्विस भी यूज़ की, लाइक आपने ट्रैवलिंग की सर्विस यूज़ की, है कि नहीं, या आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, या आप किसी 5 स्टार होटल या बड़े होटल में रह रहे हो तो वहाँ पर यू आर पेइंग द रूम रेंट. रूम रेंट में जीएसटी इंक्लूड होके आएगा.
Getting what I'm saying? तो you have to pay taxes on some services also and some goods also, right? बहुत सारे services and बहुत सारे goods पर ये टैक्स लगता है। तो अगर आपके डेली लाइफ में अगर आप देखोगे तो जब आप मूवी देखने जाते हो वहाँ पर आपको जीएसटी देना पड़ता है, आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो वहाँ पर आपको जीएसटी देना पड़ता है, आप कपड़े खरीदते हो वहाँ पर आपको जीएसटी देना पड़ता है, आप ज्वेलरी खरीदते हो वहाँ पर आपको जीएसटी देना पड़ता है, आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, इन सब पर आपको जीएसटी देना पड़ता है। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम आते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, तो हमें जीएसटी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें जीएसटी के अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। तो जीएसटी क्या है उसका ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ काइंड ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली आप पे कर रहे हो, राइट? या सामने वाला रिसीव कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आनंद जनरल स्टोर्स की बात कर रहे हैं, तो आनंद जनरल स्टोर्स यहाँ पर एक मशीनरी खरीद रहा है कि नहीं? आनंद जनरल स्टोर क्या कर रहा है? यहाँ पर मशीनरी खरीद रहा है। कितने रुपए की मशीन खरीद रहा है वो? 80,000। अब जब वो मशीन खरीद रहा है तो जिस कंपनी से या जिस किसी से वो मशीन खरीद रहा है वो अपोजिट पार्टी उस पर 12% जीएसटी चार्ज कर रही है, राइट? मतलब क्या कि वो उससे 12% का टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो 80,000 की मशीन है, उसका अगर मैं 12% कैलकुलेट करूँ, अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेशन आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो ब्रश अप योर बेसिक्स, राइट? तो अगर मैं 80,000 का 12% कैलकुलेट करूँ तो 80,000 का 12% कितना हुआ? 9,600, यस और नो? तो 80,000 का 12% बनता है 9,600। तो यू आर पेइंग 80,000 प्लस 9,600, यानी कि आप 89,600 मशीन के लिए पे कर रहे हो। मशीन इज ऑफ 80,000 प्लस आप जीएसटी पे कर रहे हो 9,600, मतलब आपको टोटल 89,600 पे करने हैं, राइट? अब हम फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं जीएसटी। ये कैलकुलेशन समझ में आया कि आपने 80,000 की मशीन खरीदी, उस पर आपको 12%, 80,000 का 12% इज 9,600, यानी कि 89,600 आपको देने पड़ेंगे, राइट? अब हम फिर से थोड़ा सा जीएसटी पर और डिस्कशन करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर अकाउंटिंग। अब जीएसटी यानी कि इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मैंने आपको जैसे शुरुआत में कहा कि व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का आमदनी है, राइट? तो अगर आपको पता होगा तो गवर्नमेंट बेसिकली 3-4 लेवल पे काम करती है, राइट? एक इज कॉल्ड एज नेशनल लेवल पे, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, जो पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। सेकंड होता है जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, राइट? एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, जो नेशनल लेवल पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा उसके अंदर होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। और एक तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, राइट, या नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो उस लोकल सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। तो गवर्नमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, राइट? जनरली उसके नीचे भी है ग्राम पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ साथ ग्राम पंचायत है, नगर पालिकाज है, नगर परिषद है, राइट? तो ये सारे लोकल बॉडीज हैं। तो गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि नेशन, पूरे नेशन देखती है, स्टेट गवर्नमेंट जो कि उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, एंड लोकल गवर्नमेंट जो उस लोकल सिटी का या लोकल डिस्ट्रिक्ट का या लोकल तालुका का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, राइट? तो जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो यू नीड मनी। तो एवरी गवर्नमेंट चार्जेस टैक्सेस, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टैक्स चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस चार्ज करती है, लोकल बॉडीज कुछ टैक्सेस चार्ज करते हैं। लाइक इफ यू आर पेइंग प्रॉपर्टी टैक्स, तो प्रॉपर्टी टैक्स इज चार्ज बाय द लोकल बॉडी या लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि इफ यू आर स्टेइंग इन पुणे तो पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विल चार्ज यू प्रॉपर्टी टैक्स। इफ यू आर स्टेइंग इन बीएमसी यानी कि बॉम्बे, तो बीएमसी विल चार्ज यू प्रॉपर्टी टैक्स, है कि नहीं? तो प्रॉपर्टी टैक्स इज कलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज। तो वैसे ही जीएसटी कौन कलेक्ट करता है? तो जीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी कौन कलेक्ट करता है? जीएसटी इज ऑल्सो कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या? मतलब अभी के हमारे एग्जांपल में 12% जीएसटी उन्होंने कहा है, तो इस 12% जीएसटी में से 50% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है एंड 50% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का है, राइट? देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जिसमें उनका डिसाइड हुआ है कि जिस स्टेट से ये माल बेचा जा रहा है उस स्टेट को 50% हिस्सा मिलेगा जीएसटी का एंड बचा हुआ 50% हिस्सा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। एज ए सेड, गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट तो 3 लेवल पे है, तो एग्जैक्टली कौन कलेक्ट कर रहा है? तो द टैक्सेस चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एज पर द एग्रीमेंट उसमें से आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा एंड आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी।
तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो आपको अगर 12% उन्होंने जीएसटी कहा है तो हमें उस जीएसटी को अकाउंटिंग में 2 हिस्से करने पड़ेंगे, राइट। ये हमें खुद से अकाउंटिंग में 2 हिस्से करके अकाउंटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर 12% तो 6% इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग 6% इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आपने कभी ध्यान से रेस्टोरेंट का बिल या कोई भी बिल देखा होगा जिसमें जीएसटी है, तो उसमें वो सीजीएसटी अलग से चार्ज करते हैं एंड एसजीएसटी अलग से चार्ज करते हैं। व्हाट इज सीजीएसटी मतलब, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, राइट, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा फ्रॉम द जीएसटी इज कॉल्ड एज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी का हिस्सा इज कॉल्ड एज एसजीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स का हिस्सा विल बी कॉल्ड एज एसजीएसटी, एस यानी कि स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी का हिस्सा विल बी कॉल्ड एज एसजीएसटी, राइट। अब हम देखते हैं कि इसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, राइट। जब हम अकाउंटिंग करते हैं जीएसटी का तो वी हैव टू ऑलवेज एनालाइज कि ये जो जीएसटी है ये हमने सामान खरीदते वक्त पे की है या ये जीएसटी हमने गुड्स बेचते वक्त या सामान बेचते वक्त कलेक्ट की है, राइट। सो अगेन जीएसटी के फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें और 2 हिस्से करने पड़ेंगे। मतलब पहले तो क्या करना है, जीएसटी का 2 हिस्सा, सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग, अकाउंटिंग में ये दोनों आपको इंक्लूड करना है। उसके बाद आपको दूसरा याद रखना है कि ये जीएसटी सामान खरीदने पर लग रहा है या सामान बेचने पर लग रहा है, या कोई वस्तु खरीदने पर जीएसटी लग रहा है या वस्तु बेचने पर जीएसटी लग रहा है। अगर जीएसटी सामान खरीदते वक्त या कोई भी चीज खरीदते वक्त लग रहा है तो उसे हम कहेंगे इनपुट जीएसटी। उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट जीएसटी। तो क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे इनपुट जीएसटी। अगर मैं जीएसटी पे कर रहा हूं फॉर परचेस ऑफ आइदर गुड्स और कोई भी एसेट, राइट, लाइक मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो भी मैं उसे इनपुट जीएसटी कहूंगा। अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूं, लाइक फर्नीचर खरीद रहा हूं या मशीनरी खरीद रहा हूं या कंप्यूटर खरीद रहा हूं, लैपटॉप खरीद रहा हूं या मोबाइल फोन खरीद रहा हूं, राइट, गुड्स के अलावा मैं अगर कोई चीज खरीद रहा हूं तो एनीथिंग व्हेन आई परचेस इट एंड मैं गुड्स खरीदते वक्त या कोई भी एसेट खरीदते वक्त अगर जीएसटी पे कर रहा हूं, अगर मैं खरीद रहा हूं तो आई हैव टू पे जीएसटी, है कि नहीं। तो उस जीएसटी को कहा जाएगा इनपुट जीएसटी। क्या कहा जाएगा, इनपुट जीएसटी। व्हेन आई एम पेइंग जीएसटी व्हाइल परचेस ऑफ गुड्स और एनी एसेट, दैट जीएसटी विल बी कॉल्ड एज इनपुट जीएसटी, राइट। धीरे धीरे करके हम समझते हैं। तो ये क्लियर है सबको। मैंने पहले आपको क्या कहा कि जीएसटी के 2 हिस्से हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा उसे हम सीजीएसटी कहेंगे और एक स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा उसे एसजीएसटी कहेंगे, राइट। तो ये एक क्लियर है। फिर मैं जीएसटी के और 2 हिस्से बना रहा हूं कि जीएसटी जब मैं सामान खरीदता हूं तभी भी मुझे पे करना है। तो जब मैं सामान खरीदता हूं या जब भी मैं कोई गुड्स या कोई भी एसेट खरीदता हूं तब जो मैं जीएसटी पे करता हूं उसे मैं कहता हूं इनपुट जीएसटी। एंड ऑन द अदर हैंड जब मैं सामान बेचता हूं या जब मैं एसेट बेचता हूं या मैं कोई भी चीज जब बेचता हूं तो मैं सामने वाली पार्टी से अगर जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं तो उस जीएसटी को कहेंगे आउटपुट जीएसटी। क्या कहेंगे, आउटपुट। नाउ व्हाई इनपुट एंड आउटपुट, तो इट इज वेरी सिंपल। मैं परचेस कर रहा हूं मतलब देयर इज इनपुट, है कि नहीं। आप बाजार में गए, नया मोबाइल खरीदा तो मोबाइल इज योर इनपुट, है कि नहीं। या आप बाजार में गए, आपने पुराना मोबाइल बेचा तो आप मोबाइल बेच रहे हो या मोबाइल बाहर जा रहे हो तो इट इज आउटपुट, है कि नहीं। तो खरीदते वक्त जो जीएसटी लगेगी दैट इज इनपुट जीएसटी, बेचते वक्त जो जीएसटी लगेगी दैट इज आउटपुट जीएसटी। गेटिंग इट। अगेन फिर से अब अकाउंटिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट जीएसटी को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। लाइक जीएसटी के 2 हिस्से, स्टेट का अलग, सेंट्रल का अलग, या सेंट्रल का अलग एंड स्टेट का अलग, है कि नहीं। तो जब मैं इनपुट जीएसटी की अकाउंटिंग करूंगा, अगेन मैं अकाउंटिंग के बारे में आपको बता रहा हूं कि अकाउंटिंग में सामान खरीदने पर उसे इनपुट जीएसटी कहा जाएगा एंड सामान बेचने पर उसे आउटपुट जीएसटी कहा जाएगा। सामान खरीदने पर इनपुट जीएसटी कहा जाएगा एंड सामान बेचने पर उसे आउटपुट जीएसटी कहा जाएगा। बट जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो फिर से हम इनपुट जीएसटी को फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एज इनपुट सीजीएसटी अलग एंड इनपुट एसजीएसटी अलग, एंड आउटपुट में भी हम क्या करेंगे, आउटपुट के जीएसटी को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अलग एंड आउटपुट एसजीएसटी अलग। मतलब जब भी हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा तो हमें इनपुट जीएसटी का अकाउंटिंग अलग करना पड़ेगा, आउटपुट जीएसटी का अकाउंटिंग अलग करना पड़ेगा, साथ ही साथ इनपुट जीएसटी में से हमें सीजीएसटी अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एसजीएसटी अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंड सेम वे विद द आउटपुट जीएसटी में हमें आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे ऑफ जीएसटी का तो हमें पहले तो एनालाइज करना है ये इनपुट जीएसटी है या आउटपुट जीएसटी है। फिर उस जीएसटी के हमें 2 हिस्से करने हैं, दैट इज कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना एंड स्टेट गवर्नमेंट का कितना। गेटिंग इट, ये समझ आ रहा है सबको। तो जीएसटी
सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हिस्सा है एंड स्टेट गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, उसे अभी भूल जाओ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम जीएसटी का काउंटिंग करते हैं तो हम जीएसटी का काउंटिंग दो हिस्सों में करते हैं कि जीएसटी में सामान खरीदने पे पे कर रहा हो तो उसे इनपुट जीएसटी कहा जाएगा, एंड जीएसटी अगर मैं सामान बेचने पर पे कर रहा हूं तो उसे आउटपुट जीएसटी कहा जाएगा। फर्दर इस इनपुट जीएसटी को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। कौन से दो हिस्से? कि इनपुट सीजीएसटी अलग एंड इनपुट एसजीएसटी अलग, एंड सेम वे मैं आउटपुट जीएसटी को फिर से दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। आउटपुट जीएसटी का सीजीएसटी अलग एंड आउटपुट जीएसटी का एसजीएसटी अलग। आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, राइट? गेटिंग इट? धीरे धीरे करके इसको समझ में आएगा। ये क्लियर है आपको कि जीएसटी को मुझे दो हिस्सों में डिवाइड करना है, सामान खरीदते वक्त एंड सामान बेचते वक्त। फिर से अगर सामान खरीदते वक्त मैं जीएसटी पे कर रहा हूं तो उसके मैं दो हिस्से बनाऊंगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, एंड सामान बेचते वक्त अगर मैं जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं तो उसे मैं आउटपुट जीएसटी कहूंगा और उसमें आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी में डिवाइड करूंगा। इज इट क्लियर? अब हम समझते हैं कि इसका अकाउंटिंग कैसे करना है। तो अकाउंटिंग के लिए मुझे बताओ हम क्या खरीद रहे हैं? मशीनरी, राइट? मशीनरी कितने की खरीद रहे हैं हम? तो हम परचेस कर रहे हैं मशीनरी ऑफ ₹80,000, राइट? क्वेश्चन में देखोगे तो उन्होंने 80,000 पर 12% जीएसटी कहा है, तो मैं रफली कैलकुलेट करता हूं 80,000 का 12% इज नथिंग बट 9,600। तो 9,600 इज द जीएसटी। अब मुझे इस जीएसटी को फिर से दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा कि इसमें से सेंट्रल की कितनी है एंड स्टेट की कितनी है। तो इट इज वेरी सिंपल, 9,600 के दो हिस्से करो, यानी कि 9,600 को डिवाइडेड बाय 2 करो। अगर मैं 9,600 को डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 4,800 एंड 4,800 मैंने 9,600 के दो हिस्से बनाए। 9,600 को मैंने क्या किया? सिंपली डिवाइडेड बाय 2 किया। मैंने पहले क्या किया? 80,000 की मशीनरी मैंने खरीदी, उस पर 12% यानी कि होता है 9,600। दिस इज माई जीएसटी, ये टोटल जीएसटी है। बट जीएसटी का जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट का अलग एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग करना है। तो कितना है उनका एग्रीमेंट किया हुआ है दोनों के बीच में कि आधा तुम्हारा आधा मेरा। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है आधा मेरा आधा तुम्हारा, राइट? तो आउट ऑफ 9,600 में से हाफ यानी कि 50%, तो 9,600 का हाफ यानी कि 9,600 इंटू 1/2 या 9,600 इंटू 50/100। कैलकुलेशन कैसे करना है दैट इज अप टू यू, यू कैन ऑल्सो डू इट ओरली। अगेन ये जो बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आपको डाउट है कैसे हो रहे हैं तो वीडियो को पॉज करो, पेन पेंसिल निकालो, रफली कैलकुलेट करके देखो कि 9,600 का 50% कैसे बना, 9,600 का हाफ या 9,600 का 50%, राइट? इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स वेरी गुड, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करो। आप ऐसा कुछ नहीं कि मैथमेटिक्स नहीं आता मतलब मुझे अकाउंटिंग नहीं आएगा। दिस इज बेसिक कैलकुलेशन, 9,600 का 50% या 9,600 का हाफ, राइट? डू द कैलकुलेशन, 9,600 इंटू 50/100 इस प्रकार से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, या 9,600 इंटू 1/2। इज इट क्लियर? 9,600 का हाफ यानी कि 1/2। तो दोनों तरीके से आपको आंसर 4,800 ही मिलेगा, या यू कैन, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप ओरली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ मतलब 4,800। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये कैलकुलेशन पार्ट क्लियर है। मैं आने वाले लेक्चर्स में फिर से आपको कैलकुलेशन कैसे करता हूँ उस पर नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको कैलकुलेशंस पे डाउट है तो वीडियो को इमीडिएटली पॉज करो, कैलकुलेशंस को कंफर्म करो कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ और आपका कैलकुलेशन सेम है, राइट? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैलकुलेशन तो फिर से देखो, राइट, कि कैसे होगा, या आपके 9-10 के बुक्स निकालो या 8-9, दिस इज 7th-8 का मैथमेटिक्स है तो ये आपको आना चाहिए, राइट? तो वो प्रैक्टिस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम नॉट हियर टू टीच यू बेसिक मैथमेटिक्स, आई एम हियर टू टीच यू अकाउंटेंसी, राइट? तो ये जो बेसिक कैलकुलेशन है आई एक्सपेक्ट यू टू डू इट, राइट? अगर उसमें डाउट है तो आपके पिछले बुक्स, टेक्स्ट बुक्स निकालो, देखो कि कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं या कैसे डिवाइड करते हैं या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। वी आर जस्ट यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइट, एंड डिवीजन। इसके अलावा हम और कोई मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? चलो तो चलते हैं हमारे जर्नल एंट्रीज में। तो फिर से या हमारे ट्रांजैक्शन में, तो बेसिकली 80,000 की मशीन थी, उस पर 12% बनता है 9,600 एज अ जीएसटी। आउट ऑफ 9,600 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 50% स्टेट गवर्नमेंट का है, राइट? तो 9,600 को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो इट इज 4,800 फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 4,800 फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। यहां तक क्लियर है? अब मुझे बस इसको लगाना है कि ये इनपुट है या आउटपुट जीएसटी है। तो मैं मशीन खरीद रहा हूं, लेकिन ये मशीन ही खरीद रहा है ना,
यस हम मशीन परचेस कर रहे हैं, तो मैं मशीन खरीद रहा हूँ 80,000 की, राइट। उस पर 12% 9,600 जीएसटी बना, जिसमें से 4,800 सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी है एंड 4,800 स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी है। अब बस मुझे सोचना है कि ये इनपुट है या आउटपुट है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, मैं मशीन खरीद रहा हूँ। सो व्हेन आई एम पेइंग जीएसटी ऑन परचेस, इट इज़ माई इनपुट। मशीन आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज इनपुट। अगर मैं मशीन बेचता तो उसे आउटपुट कहते हैं कि नहीं। तो मशीन आने पर जीएसटी आई एम पेइंग, तो इट इज कॉल्ड एज इनपुट जीएसटी। तो मैं बस यहाँ पर लिखूंगा सीजीएसटी को मैं क्या कहूँगा, इनपुट सीजीएसटी, एंड एसजीएसटी को मैं कहूँगा इनपुट एसजीएसटी। इज इट क्लियर? मतलब मेरी 80,000 की मशीन है, उस पर 9,600 इस टोटल जीएसटी, जिसमें से 4,800 सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी है एंड 4,800 स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी, जिसे मैं इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी कह रहा हूँ बिकॉज आई एम पेइंग इट ऑन परचेस ऑफ मशीन। सो व्हेन आई एम पेइंग जीएसटी, राइट, जब मैं कुछ खरीद रहा हूँ एंड उसके ऊपर मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ, तो इट इज कॉल्ड एज इनपुट जीएसटी। व्हाई इनपुट? बिकॉज द एसेट इज कमिंग इन। मशीन आ रही है, उसके बारे में सोचो। जीएसटी जा रहे है, उसके बारे में मत सोचो। पैसे के बारे में मत सोचो कि आप जीएसटी खरीदते वक्त पे कर रहे हो या माल बेचते वक्त कलेक्ट कर रहे हो, ये आपको सोचना है। तो मशीन आ रही है, सो मशीन इज माई इनपुट। उस इनपुट पे मैं जीएसटी दे रहा हूं। मशीन आ रही है ना, तो दैट इज माई इन। तो मशीन आने पर मैं जीएसटी दे रहा हूं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इनपुट जीएसटी। सामान खरीदने पर आई एम पेइंग जीएसटी, सामान आया दैट इज माई इनपुट, है कि नहीं, उस पर मैं जीएसटी दे रहा हूं, सो दैट इज माई इनपुट जीएसटी। गेटिंग इट? तो ये सबको क्लियर है, इनपुट जीएसटी, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हमारी मशीन थी ऑफ रुपीज़ 80,000, उसका 12% 9,600 जीएसटी बनता है, उसका आधा सीजीएसटी है, आधा एसजीएसटी है। अब मशीन खरीदने पर जो जीएसटी है उसे मैं क्या कह रहा हूँ, इनपुट। तो हाफ इज इनपुट सीजीएसटी एंड हाफ इज इनपुट एसजीएसटी। इज इट क्लियर? तो ये क्लियर है। तो अगर मैं अकाउंटिंग के बारे में सोचूं या ट्रांजैक्शन के बारे में सोचूं, तो इसमें एक्चुअली बन गए 3 हिस्से। एक 80,000 की मशीन प्लस उसके साथ साथ 4,800 इनपुट सीजीएसटी प्लस 4,800 इसका इनपुट एसजीएसटी, राइट। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो मेरी मशीन की कीमत बन जाएगी 89,600। तो मेरी मशीन फाइनली मुझे कितने में पड़ी, 89,600। अब इसका अकाउंटिंग कैसे करना है, तो ये हम डिस्कस करेंगे इन टुमारोज लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया अबाउट जीएसटी एंड उसको अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड करना है। आने वाले हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन जीएसटी के अकाउंटिंग पे आने वाले हैं, तो इसको फिर से एक बार रिपीट करो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और ये कैलकुलेशन पार्ट एक बार देखो कि 80 की मशीन थी, मैंने उसका 12% कैलकुलेट किया, फिर मैंने उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया, सेंट्रल का जीएसटी एंड स्टेट का जीएसटी, राइट। फिर मैंने उसको इनपुट है या आउटपुट ये लगाया, मैं सामान खरीद रहा हूँ, दैट्स व्हाई इट इज इनपुट जीएसटी। इज इट क्लियर? इसमें अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देखो। तो आज हम यही रुक रहे हैं, कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, राइट, एंड साथ ही साथ जो क्वेश्चन की बची हुई ट्रांजैक्शन है उसे डिस्कस करके सॉल्व करेंगे, राइट। तो आज हम यही रुक रहे हैं। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।